दिल्ली के लाल किले में जब सुबह की पहली किरणें झिलमिलाने लगतीं, तो अकबर का दरबार एक नई ऊर्जा से भर जाता। इस दरबार की खास बात थी बीरबल। न केवल बुद्धिमान, बल्कि तेज तर्रार, तर्क में माहिर और अद्भुत हाजिर जवाब। उस दिन भी दरबार लगा, लेकिन माहौल कुछ अजीब था। एक बुजुर्ग आदमी कांपते हुए हाथों से फरियाद लेकर दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर भय और दर्द की लकीरें थीं। वह बोला, जहां पनाह, मैं रामलाल, इस राज्य का एक ईमानदार व्यापारी हूं। कुछ दिनों पहले मेरी बेटी की शादी थी और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और एक बेशकीमती हीरा बेटी को दहेज में देने के लिए संजो रखा था। पर वह हीरा मेरी गैर हाजिरी में चोरी हो गया और मेरा शक पड़ोसी व्यापारी रघुवीर पर है, जो कई बार मेरी संपत्ति पर नजर गड़ा चुका है। अकबर ने रघुवीर को दरबार में बुलवाया। रघुवीर ने स्पष्ट शब्दों में आरोप को झूठा बताया और कहा कि वह इस मामले से कोई लेना देना नहीं रखता। दरबार के सभी सदस्य असमंजस में पड़ गए। बिना सबूत और गवाह के निर्णय लेना आसान नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारे न्याय की परीक्षा है। क्या तुम बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के सच्चाई सामने ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, न्याय की आंखें भले ही बंद हों, पर उसका मन जागृत होता है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई जरूर लाऊंगा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों, रामलाल और रघुवीर को अपने निवास पर बुलाया। वहां उसने उन्हें बैठाकर चाय पानी कराया और मुस्कुराकर बोला, आप दोनों पर भरोसा करना मेरा धर्म है, लेकिन न्याय भी मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। क्या आप दोनों मुझे वही कपड़े पहनकर मिल सकते हैं जो आपने उस रात पहने थे जब हीरा चोरी हुआ? दोनों मान गए। अगले दिन बीरबल ने फिर दोनों को बुलाया। उन्होंने सूक्ष्मता से दोनों के वस्त्र देखे, उनके पैरों की धूल, उनके वस्त्रों की सिलवटें और यहां तक कि उनकी चाल भी परखी। बीरबल ने रघुवीर से पूछा, उस रात आप कहां थे? मैं अपने घर पर ही था, बीमार था, रघुवीर ने जवाब दिया। कोई गवाह? बीरबल ने पूछा। मेरे नौकर रामू ने मेरी सेवा की थी, वही गवाह है। बीरबल ने तुरंत रामू को बुलवाया, लेकिन रामू का उत्तर टकराता रहा। वह यह नहीं बता सका कि रघुवीर को कौन सी दवा दी गई थी या उन्होंने कब खाना खाया था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे अभी निर्णय नहीं देना है, लेकिन अब मुझे बस एक और बात करनी है, रात की खामोशी को सुनना। बीरबल ने रामलाल के घर की गहन जांच करवाई, खास तौर पर उस कमरे की जहां से हीरा गायब हुआ था। दीवारों पर लगे दीपों की कालिख, खिड़की के पास पड़ी मिट्टी और जमीन पर हल्की खरोंचें, इन सब से एक रहस्य खुलने लगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, मैं कल रघुवीर के घर में भूत बुलवाऊंगा और वह भूत बताएगा कि हीरा कहां है। पूरा दरबार हंसी से गूंज गया, लेकिन अकबर जानता था कि बीरबल की योजना में कोई रहस्य छिपा है। रात को बीरबल रघुवीर के घर गया। उसने पूरे घर में खुशबूदार धूप जलवाई और एक कोने में अकेले बैठ गया। कुछ समय बाद वह चुपचाप एक पुरानी संदूक के पास गया और उसे खोलते ही बोला, तो तुम यहीं छिपे थे मेरे दोस्त? संदूक से वह हीरा मिला जिसे रामलाल ने खोने की बात कही थी। सुबह होते ही दरबार में भारी भीड़ जमा थी। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि बीरबल ने कैसे हीरा ढूंढ निकाला। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। जहां पनाह, जब मैंने दोनों के वस्त्र देखे तो रामलाल के वस्त्रों में बहुत सावधानी थी, जैसे वह बार बार उन्हें धुलवाता हो। वहीं रघुवीर के वस्त्रों पर ताजा मिट्टी की बू थी। यह बात तब और मजबूत हुई जब उनके नौकर रामू की गवाही विरोधाभासी थी। मुझे यकीन हो गया कि चोरी रघुवीर ने की है, लेकिन सबूत चाहिए था। मैंने संदूक में हल्की सी आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे हीरा किसी कपड़े में लिपटा हो, और वहीं सच निकला। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुम्हारी समझ और तर्क ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। हीरे की चोरी के मामले के बाद दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अब न केवल आम लोग, बल्कि दूसरे राजघरानों से भी बीरबल के चर्चे होने लगे थे। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ शत्रु भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन दरबार में एक नवयुवक आया, आकर्षक, सुशिक्षित, पर चेहरा कठोर और आवाज में कटुता थी। उसने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं राजघराने से हूं।
मेरा नाम है कुमार कर्ण और मैं न्याय की तलाश में आपके दरबार आया हूं। मेरी बहन, जो मेरे राज्य के दीवान से विवाह को तैयार थी, एक दिन अचानक लापता हो गई। मेरे पास सबूत हैं कि इसमें आपके एक दरबारी का हाथ है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े। कुमार कर्ण, क्या तुम बता सकते हो वह दरबारी कौन है? कुमार ने बिना झिझक उत्तर दिया, राजा बीरबल। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आंखों में भी क्षण भर को अविश्वास दिखाई दिया। बीरबल ने अत्यंत शांति से पूछा, कुमार, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? मेरी बहन के कमरे में एक पत्र मिला जिस पर बीरबल की मुहर थी और उसमें लिखा था कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को स्वीकार कर रही है। अकबर ने वो पत्र मंगवाया। बीरबल ने उसे ध्यान से पढ़ा और कहा, यह मुहर नकली है। इस पर ध्यान से देखिए। मेरी असली मुहर में सूर्य के चारों ओर 8 रेखाएं होती हैं, इसमें केवल 7 हैं। अकबर ने पत्र को विशेषज्ञों से जांचने का आदेश दिया। अगले दिन रिपोर्ट आई कि पत्र की मुहर नकली थी। बीरबल ने आगे कहा, कुमार, मुझे खेद है कि तुम्हारी बहन लापता है, लेकिन मेरे विरुद्ध यह आरोप गहरे षड्यंत्र का संकेत देता है। मैं इस सच्चाई को सामने लाकर रहूंगा। बीरबल ने उस पत्र की स्याही का परीक्षण करवाया और पाया कि वह स्याही शाही दरबार में प्रयोग में नहीं लाई जाती थी, बल्कि बंगाल की खास स्याही थी। उन्होंने गुप्त रूप से एक सैनिक को बंगाल भेजा और पता लगाया कि कुमार कर्ण हाल ही में वहां गया था और उसने वहीं से मुहर नकली तैयार करवाई थी। इसके साथ ही बीरबल ने दीवान की हवेली की भी गहन छानबीन शुरू करवाई। वहां से कुछ गहने बरामद हुए जो कुमार की बहन के थे। अब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। बीरबल ने एक दिन दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैं कुमार को एक बार फिर बोलने का अवसर देना चाहता हूं। यदि वह चाहे तो आज अपने अपराध को स्वीकार कर सकता है और यह राज भी खोल सकता है कि यह षड्यंत्र क्यों रचा गया। कुमार ने गुस्से में कहा, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने एक संकेत किया और तभी दरबार में एक युवती को लाया गया। वह थी कुमार की बहन। पूरे दरबार में आश्चर्य और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उस युवती ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा अपहरण नहीं हुआ था। मेरे भाई ने मुझे मेरे प्रेमी से दूर करने के लिए यह सब रचा। बीरबल पर झूठा आरोप लगवाया ताकि वह अपमानित हो। कुमार कर्ण ने सिर झुका लिया। अकबर ने बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसा न्यायप्रिय और धैर्यवान मंत्री इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई को देर से ही सही पर सामने आना ही होता है। अभी यह मामला खत्म ही हुआ था कि बीरबल को एक और रहस्यमयी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुमने अभी तक जो देखा है वह तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। बीरबल ने पत्र पढ़ते ही समझ लिया कि यह कोई मामूली शरारत नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने तुरंत अकबर को यह पत्र दिखाया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब हमें इस खेल की जड़ तक जाना होगा। रहस्यमयी चिट्ठी के बाद बीरबल की आंखों में नींद गायब हो गई थी। जिस हाथ ने यह पत्र लिखा था वह शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह कोई ऐसा था जो दरबार, उसके काम करने के ढंग और यहां तक कि बीरबल की आदतों से भली भांति परिचित था। बीरबल ने अपने खास गुप्तचर राजू को बुलाया। राजू, उन्होंने धीरे से कहा, इस पत्र की कागज की बनावट, स्याही और अक्षरों की शैली से इसकी जड़ तलाशनी होगी। मुझे नहीं लगता कि यह खत बाहर से आया है। इसका मूल यहीं दरबार के भीतर छुपा है। राजू ने सिर झुकाया और तुरंत जांच में जुट गया। अगले ही दिन राजू ने एक आश्चर्यजनक खोज की। पत्र जिस कागज पर लिखा गया था वैसा कागज केवल दरबार के लेखा विभाग में इस्तेमाल होता था। बीरबल ने उस विभाग में गोपनीय निरीक्षण शुरू कराया और पाया कि कुछ फाइलें गायब थीं। इसी बीच अकबर ने बीरबल से एक विशेष बैठक में कहा, बीरबल, मुझे लग रहा है कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ योजना बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यह बात दरबार में फैले, लेकिन मुझे इस पर आपका पूरा भरोसा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हर गहरे अंधेरे के पीछे कहीं न कहीं एक दिया जल रहा होता है। हमें वह दिया खोजना है। इसी दौरान बीरबल को एक गुमनाम संदेश मिला। उसमें लिखा था,
यदि आप जानना चाहते हैं कि असली शत्रु कौन है, तो कल रात चौथे महल की छत पर आइए, अकेले। बीरबल ने जीवन में कई बार खतरे उठाए थे, पर यह कुछ अलग था। फिर भी वह तैयार हुए। उन्होंने अपने अंगरक्षक को एक कोने में छुपा दिया और खुद अकेले छत पर पहुंचे। वहां एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। वह बोला, मैं आपके पक्ष में हूं बीरबल जी, पर मैं प्रकट नहीं हो सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इस षड्यंत्र के पीछे एक पूर्व मंत्री का हाथ है, जो अपनी पुरानी जगह वापस चाहता है। नाम? बीरबल ने पूछा। नाम नहीं बता सकता, पर उसे चंद्र बहुत प्रिय है। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल पूरी रात सोचते रहे, चंद्र से क्या तात्पर्य हो सकता है। अगले दिन उन्होंने दरबार के पुराने रिकॉर्ड निकाले और देखा कि कुछ साल पहले एक मंत्री हुआ करता था, चंद्रसेन, जो भ्रष्टाचार के कारण पद से हटाया गया था। वह विद्वान था, पर अहंकारी, और कहते थे, एक दिन फिर से मेरी वापसी होगी। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया, जहां पनाह, मुझे चंद्रसेन से एक बार मिलने की अनुमति दें। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, कभी कभी जहर से ही जहर का इलाज होता है। चंद्रसेन अब आगरा से कुछ दूर एक पुराने महल में रहता था, जो उसे सरकारी पेंशन के बदले आवंटित किया गया था। बीरबल वहां पहुंचे। चंद्रसेन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आखिरकार चतुर बीरबल मेरे द्वार पर आए, यह तो सम्मान की बात है। बीरबल ने बिना किसी भूमिका के कहा, मैं जानता हूं कि तुम दरबार में फिर से आने की इच्छा रखते हो, लेकिन यह रास्ता तुम्हें कहीं और ले जा सकता है, खतरनाक अंधकार में। चंद्रसेन ने कहा, अगर मैं अंधकार हूं तो तुम केवल चिराग हो, और चिराग ज्यादा देर तक नहीं जलते बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, पर मेरी लौ सच्चाई की है, और वो तब तक जलती है जब तक सवेरा न हो जाए। अब बीरबल को यकीन हो गया था कि चंद्रसेन ही षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है, पर उनके पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक ऐसा ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा, दरबार के सभी पुराने दस्तावेजों की पुनः समीक्षा होगी, और जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाएगी, वह व्यक्ति आजीवन राज्य सेवा से वंचित रहेगा। यह खबर चंद्रसेन तक पहुंची और वह बेचैन हो गया। उसने बीरबल को चुप कराने की योजना बनाई। राजू ने सूचना दी, चंद्रसेन ने 2 विदेशी हत्यारों को बीरबल जी को रास्ते से हटाने के लिए नियुक्त किया है। बीरबल ने अकबर को सारी योजना बताई और दोनों ने मिलकर एक जाल बुना। अगली रात जब वे हत्यारे बीरबल की कोठी में दाखिल हुए, तभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें पकड़कर दरबार में लाया गया, जहां उन्होंने चंद्रसेन का नाम लिया। अब चंद्रसेन को भी गिरफ्तार किया गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, चंद्रसेन, तुमने जो षड्यंत्र रचा, वह सिर्फ बीरबल के खिलाफ नहीं था, वह इस राज्य, इसकी न्याय व्यवस्था और मेरे सिंहासन के खिलाफ था। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर आप आज उसे माफ कर देंगे तो न्याय की ताकत और भी ऊंची हो जाएगी। जो हार के बाद भी जिंदा रहे, वही सबसे बड़ा पराजित होता है। अकबर ने बीरबल की दया का सम्मान करते हुए चंद्रसेन को आजीवन निर्वासन की सजा दी। चंद्रसेन का अंत हो गया, लेकिन बीरबल जानता था, दुनिया में साजिशें कभी पूरी तरह नहीं खत्म होती। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल जन्म लेता है, और दरबार में बैठे कई चेहरे अब भी संदेहास्पद थे। चंद्रसेन की हार के बाद दरबार में थोड़ी शांति लौटी थी। बीरबल के सम्मान में महल में एक विशेष सभा आयोजित की गई थी। अकबर ने सबके सामने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं हो, इस सल्तनत की आत्मा हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन इस सम्मान के बीच भी उनका मन बेचैन था। कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर से कचोट रहा था। अगले दिन बीरबल अपने घर लौटे ही थे कि एक साधारण सी साड़ी में लिपटी एक औरत उनके दरवाजे पर आई। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, उसने कहा। बीरबल ने उसे भीतर बुलाया। उसने खुद को रूपा बताया और अपनी बात शुरू की। मैं एक किसान की बेटी हूं। मेरा गांव राजधानी से दूर है। मेरे पिता की जमीन पर एक अमीर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। जब मेरे पिता ने विरोध किया तो उन्हें जेल भिजवा दिया गया, और मेरी मां की मौत दुख से हो गई। बीरबल ने संवेदनशील होकर पूछा, तुम अब यहां क्यों आई हो? रूपा की आंखों में आंसू थे।
क्योंकि जमींदार ने शर्त रखी है कि अगर मैं उसके महल में एक रात गुजारूं तो वह मेरे पिता को छोड़ देगा। बीरबल स्तब्ध रह गए। यह मामला किसी राज्य की सीमाओं से ज्यादा एक बेटी के आत्मसम्मान और न्याय की पुकार का था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने पूरे मामले की जांच करने के लिए एक विशेष दल नियुक्त किया और खुद उसके प्रमुख बने। जांच में सामने आया कि वह जमींदार, जिसका नाम था नवाब हुमायूं बेग, वास्तव में बहुत प्रभावशाली था और कई दरबारी उससे रिश्ता रखते थे। बीरबल जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि हमें सही न्याय स्थापित करना है तो हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना होगा। अकबर ने सहमति दी। उन्होंने दरबार बुलाया और हुमायूं बेग को पेश किया गया। हुमायूं बेग मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, यह सब एक साजिश है। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस स्त्री की कोई साख नहीं है। बीरबल ने कहा, स्त्री की साख उसकी आत्मा होती है, और उसकी आत्मा तब टूटी जब आपने उसके पिता को जेल में डाला और उसके सामने अनैतिक प्रस्ताव रखा। हुमायूं हंस पड़ा। क्या प्रमाण है आपके पास? बीरबल ने दरबार में एक चिट्ठी पेश की, जिसमें हुमायूं बेग ने अपने सेवक को निर्देश दिया था कि लड़की को लाने के बाद ही उसके पिता को रिहा किया जाए। उस चिट्ठी को सेवक ने ही अदालत में सौंपा था, क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा से लड़ नहीं सका। हुमायूं बेग को दोषी करार दिया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी निडरता सलाम के काबिल है। इस तरह का साहस ही इस सल्तनत को महान बनाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय तब तक अधूरा है जब तक किसी कमजोर की आह सुनाई न दे। रूपा ने बीरबल के चरणों में गिरकर कहा, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। बीरबल ने उसका सिर उठाया और कहा, नहीं, मैं केवल एक मनुष्य हूं जिसने अपना काम किया है। इन घटनाओं के बाद बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। हर कोई देख सकता था कि वह कुछ सोच रहे हैं। एक रात अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, बीरबल, तुम बहुत बदल गए हो, क्या कारण है? बीरबल ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, जहां पनाह, जब रूपा आई थी तो उसकी आंखों में मैंने अपनी बहन की छाया देखी थी। वर्षों पहले कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था और मैं कुछ नहीं कर सका था। अकबर स्तब्ध रह गए। यह बीरबल का वो पक्ष था जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। अब बीरबल के जीवन में एक और मोड़ आने वाला था। एक विदेशी राजदूत, फरीद अली तुर्क, दिल्ली आया। उसके साथ आई एक राजकीय पत्रिका में लिखा था कि भारत की न्याय प्रणाली में भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तर्क को नहीं। बीरबल को यह बात चुभ गई। उन्होंने चुनौती स्वीकार की कि अगले दरबार में एक तर्क आधारित न्याय परीक्षण किया जाएगा, जिसमें केवल तर्क के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। अकबर ने सहमति दे दी और यह घोषणा की गई कि अगला मुकदमा बिना किसी भावना के केवल तर्क से हल होगा। कुछ ही दिन बाद मुकदमा आया। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे पर आरोप लगा रहा था कि उसने जमीन हड़प ली और अब अपने पिता को घर से निकाल दिया। बीरबल ने सबकी गवाही सुनी। बेटे के पास सारे दस्तावेज थे। तर्क यह कहता था कि जमीन बेटे की थी, लेकिन बूढ़े बाप की आंखें कहती थीं, उसकी दुनिया लुट गई। बीरबल खामोश हो गए। अकबर ने पूछा, क्या फैसला है बीरबल? बीरबल बोले, तर्क के अनुसार बेटा निर्दोष है, पर अगर यही न्याय है तो इंसानियत का क्या? उन्होंने कुर्सी छोड़ी और कहा, जहां तर्क आत्मा को रौंद दे वहां वो न्याय नहीं होता, वो शुष्क कानून होता है। बीरबल ने अंत में वह मुकदमा इंसाफ और इंसानियत के आधार पर हल किया। बूढ़े पिता को उनका घर लौटाया गया। विदेशी राजदूत बीरबल के इस न्याय से चकित रह गया। उसने कहा, तुम्हारा न्याय सिर से नहीं, दिल से सोचता है, और शायद यही इसे सबसे बेहतर बनाता है।